बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द सेकंड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स दैट इज़ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। नाउ सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एड्स टू वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी जब एक इलेक्ट्रॉन एटम के शेल के अंदर आके उसके साथ बाउंड हो जाता है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। नाउ इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। नाउ सबसे पहले लेट्स सपोज कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्री स्टेट में है और मेरे पास एक एटम है जिसके मेरे पास दो शेल्स हैं, तो दूसरा शेल इसका वैलेंस शेल है। नाउ फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी ज़ीरो। जब इलेक्ट्रॉन एटम के साथ बाउंड नहीं है तो इसकी एनर्जी है ज़ीरो। नाउ हमें ये पता है कि एटम्स के अंदर शेल्स की फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है, तो हम सपोज करते हैं, दिस इज़ नॉट द एक्चुअल वैल्यू, लेकिन सपोज करते हैं कि एटम के पहले शेल की वैल्यू है -10, ये इस शेल की एनर्जी की वैल्यू है, और वैलेंस शेल की एनर्जी की वैल्यू है -5। नाउ व्हाट हैपन्स कि इलेक्ट्रॉन जब फ्री स्टेट से आके एक शेल में बाउंड होता है तो ये क्या करता है, अपनी एनर्जी को चेंज करके जो शेल की एनर्जी है उसको अचीव करता है। तो अब इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में है ज़ीरो एनर्जी के साथ, तो अगर ये वैलेंस शेल में जाएगा तो इसने अपनी एनर्जी को करना है -5, क्योंकि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होगी -5। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ज़ीरो से जब ये -5 में जाएगा तो इसके पास जो एक्सेस एनर्जी है यानी 5 किलो जाउल्स पर मोल, तो ये जो 5 एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को रिलीज़ कर देगा, एंड दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। कि जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक एटम के लास्ट शेल में आके ऐड होता है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज़, an important thing to write here is or absorbed. In some cases energy is also absorbed, we will discuss it later. So it is the amount of energy released or absorbed when an electron adds to valence shell of isolated gaseous atom. नाउ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम डिनोट कैसे करेंगे, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एटम है X जो कि गैसियस फेज में है। अब ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू X नेगेटिव गैसियस। अब इस प्रोसेस में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ या एब्जॉर्ब होगी, सो रिलीज़ होने के लिए मैं माइनस लिखता हूँ और एब्जॉर्ब होने के लिए मैं प्लस लिखता हूँ, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो यूँ हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डिनोट करते हैं। नाउ आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन वैल्यूज़ होंगी। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में एक न्यूट्रल गैसियस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और यूनी नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हुआ। तो जब एक न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ या एब्जॉर्ब होती है उसको हम कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के रिज़ल्ट में हमारे पास बन चुका है X नेगेटिव गैसियस आयन। अब ये जब X नेगेटिव गैसियस आयन एक और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो जो हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है उसको हम कहते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो ये है सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कि ऑलरेडी फॉर्म्ड यूनी नेगेटिव आयन ने एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और डाई नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। सो दिस विल बी सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसी तरह हमारे पास थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड सो ऑन वैल्यूज़ मौजूद होंगी। नाउ यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हमारे पास जब एक न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन आके ऐड होता है तो व्हाट हैपन्स टू दैट, ये कन्वर्ट हो जाता है वन नेगेटिव आयन में। तो जब आपके पास एक न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो ये यूनी नेगेटिव आयन में
कन्वर्ट हो जाता है। नाउ इस केस में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होगी उसको हम कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जब ये वन नेगेटिव आयन में दूसरा इलेक्ट्रॉन आकर ऐड होता है तो हमारे पास ये आयन कन्वर्ट हो जाता है इनटू टू नेगेटिव आयन, और इस केस में जो एनर्जी चेंज आएगी उसको हम कहेंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हेयर इज़ कि जब पहला इलेक्ट्रॉन आकर एक न्यूट्रल एटम में ऐड होता है तो एनर्जी इज़ यूजुअली रिलीज्ड। तो तकरीबन केसेस में एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है, जिसका ये मतलब है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैज़ नेगेटिव वैल्यू, या हम इसको कह सकते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ एक्सोथर्मिक। नाउ कंसिडर द केस ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन आकर ऐड हो रहा है ये एक न्यूट्रल एटम में ऐड नहीं हो रहा बल्कि यूनी नेगेटिव आयन के अंदर ऐड हो रहा है। अब यूनी नेगेटिव आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ग्रेटर होने की वजह से नेगेटिव चार्ज क्या है, डोमिनेंट। अब जब नेगेटिव चार्ज डोमिनेंट हो जाएगा तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से नहीं आने देगा और उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन मिलेगी तो हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होने की बजाय एब्जॉर्ब होगी। तो यूजुअली सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है इंस्टेड ऑफ बीइंग रिलीज्ड। तो हम यूजुअली कहते हैं कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इससे जो हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, या हम कह सकते हैं एंडोथर्मिक। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस थिंग। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑक्सीजन का न्यूट्रल एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ये कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन नेगेटिव गैसियस आयन में। नाउ इस केस में मेरे पास एनर्जी रिलीज़ होगी -141 किलो जूल पर मोल। सो दिस इज़ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। नाउ अगर मैं ऑक्सीजन की सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं तो अब ये जो मेरे पास O नेगेटिव बना था फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रिज़ल्ट में, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू O2 नेगेटिव आयन। अब इस केस में जो एनर्जी चेंज है दैट इज़ +780 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन का आना आसान नहीं है, एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ऐड द सेकंड इलेक्ट्रॉन, और सेकंड इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो क्या है, एंडोथर्मिक है, जबकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ एक्सोथर्मिक। नाउ अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंपैरिजन लेते हैं बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो हमें पता है कि मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल्स की टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट और गेन एन इलेक्ट्रॉन। नाउ अब हमारे पास जो मेटल एलिमेंट्स हैं दे हैव टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं होता, गेन होता है। तो मेटल्स की चूँकि गेन करने की टेंडेंसी नहीं है, लूज़ करने की टेंडेंसी है, इसलिए अगर हम इनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो मेटल्स की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी इतनी नहीं है, इस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यूज़ हैं दे आर वेरी लो। जबकि नॉन मेटल्स जिनका साइज़ भी छोटा है तो उनकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या है, हाई है, दे रेडिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है दैट इज़ यूजुअली हाई। Now let's see the factors which affect the electron affinity. So the first factor is size of atom or radius of atom. Now let me consider कि मेरे पास एक एटम है जिसका साइज़ है छोटा और एक एटम है जिसका साइज़ है बड़ा। Now हमें पता है फ्रॉम आवर नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री कि हमारे पास स्मॉलर शेल्स की एनर्जी क्या होती है, लेस।
So smaller shells have less energy and higher shells have, जो हायर शेल्स हैं उनकी एनर्जी हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन दोनों में आएगा, छोटे एटम में भी बड़े एटम में भी। नाउ फ्री इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दोनों केसेस में है 0, लेकिन अगर एक एटम छोटा है तो उसका अंदर जो शेल्स का नंबर है वो कम होगा। तो उसके अगर कोई शेल है जिसका साइज़ क्या है, कम है, या शेल अंदर वाले नंबर का है, यानी एक एटम है लाइक ए, इसका साइज़ है छोटा, इसमें कम शेल्स हैं, तो अब इनकी एनर्जी भी क्या होगी, कम। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो छोटे एटम का शेल नज़र आ रहा है, मैं कहता हूँ कि ये इस एटम का सेकंड शेल है, और अब ये जो हमें बड़े एटम का शेल नज़र आ रहा है, मैं कहता हूँ ये इस एटम का फिफ्थ शेल है, लाइक दिस। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड शेल की मैं एनर्जी ले लेता हूँ -20, क्योंकि अंदर वाले शेल्स की एनर्जी है कम, और फिफ्थ शेल की मैं एनर्जी ले लेता हूँ -5, क्योंकि जितना दूर शेल होगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो अब एक इलेक्ट्रॉन जब फ्री स्टेट से छोटे शेल में आएगा तो 0 से -20 तक आने के लिए ये कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा, 20। और जब एक इलेक्ट्रॉन एक बड़े नंबर के शेल में आएगा तो 0 से -5 की एनर्जी अचीव करने के लिए ये कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा, 5। तो वी कैन क्लियरली सी कि अगर हमारे पास एक एटम का साइज़ क्या है, स्मॉल, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, लार्ज। और अगर एक एटम का साइज़ क्या है, लार्ज, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल। तो स्मॉलर एटम्स हैव हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लार्जर एटम्स हैव लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सेकंड फैक्टर जो अफेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, दैट इज़ न्यूक्लियर चार्ज। Actually, nuclear charge basically affects the size of atom. For example, मेरे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 12, तो उसका साइज़ होगा थोड़ा सा बड़ा। और उसी पीरियड का एक एलिमेंट है जिसका मेरे पास एटॉमिक नंबर है 17, तो उसका साइज़ होगा मेरे पास 12 वाले से छोटा। दिस इज़ कंपैरिजन इन द सेम पीरियड। अब जिसका साइज़ बड़ा है, वी हैव डिस्कस प्रीवियसली कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या है, कम, और जिसका साइज़ छोटा है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या है, लार्ज। सो इट मीन्स कि जिस एटम का साइज़ छोटा है और उसी पीरियड में है, जिस पीरियड में एक और एटम है जिसका साइज़ बड़ा है, तो बड़े एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस होगी और छोटे एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। तो न्यूक्लियर चार्ज का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ क्या रिलेशन हुआ, तो हम कहते हैं इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो चीज़ यानी जो एटम के साइज़ पे अफेक्ट करती है। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो साइज़ क्या होगा, ओके। अगर हमारे पास इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो साइज़ क्या होगा, छोटा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ शील्डिंग अफेक्ट। नाउ शील्डिंग इफेक्ट कैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करता है, उसके लिए लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ टू एटम्स। नाउ आई हैव एटम्स ए एंड एटम बी। नाउ एटम ए के अंदर नंबर ऑफ शेल ज़्यादा हैं तो इसके अंदर शील्डिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी, और एटम बी में नंबर ऑफ इनर शेल्स कम हैं तो इसमें शील्डिंग क्या होगी, लेस होगी। नाउ इलेक्ट्रॉन्स दोनों के लास्ट शेल में 4 4 हैं।
अब जिस एटम में शील्डिंग ज़्यादा है तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से थोड़ा सा लेस बाउंड हैं, वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड नहीं है। तो जब इनके पास एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड नहीं है, ये इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली रिपेल करेंगे। और अगर एक एटम है जिसमें शील्डिंग कम है तो उसके लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के साथ क्या हैं, टाइटली बाउंड हैं। तो इस टाइटली बाउंड होने की वजह से हमारे पास ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को इतना रिपेल नहीं करेंगे। तो अगर आपके पास शील्डिंग इफेक्ट जिस एटम में ज़्यादा है तो उस एटम में आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी विल बी लो। और जिसमें शील्डिंग इफेक्ट कम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रिपेल नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी विल बी हाई। सो शील्डिंग और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का इन्वर्स रिलेशन है विद ईच अदर। सो शील्डिंग इज़ inversely related to electron affinity. So this is the third important factor. The fourth and the last factor that affects electron affinity is nature of orbital. Now, to understand the nature of orbital and its role in deciding electron affinity, consider करें कि मेरे पास सेकेंड शेल का ऑर्बिटल है s. So this is 2s orbital और सेकेंड शेल का ऑर्बिटल है p. So this one is 2p orbital. Now अगर एनर्जी की बात करें तो s की एनर्जी p से क्या है, लो है, क्योंकि s न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है और p न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन आकर ऐड होता है s ऑर्बिटल में तो 0 और फॉर एग्ज़ाम्पल s ऑर्बिटल की एनर्जी है -10 जो कि कम है और p ऑर्बिटल की वैल्यू है -8 जो कि ज़्यादा है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन 0 से -10 पे आता है तो ये एनर्जी रिलीज़ करेगा 10 और अगर एक इलेक्ट्रॉन 0 से -8 पे आता है तो ये एनर्जी रिलीज़ करेगा 8। तो P की एनर्जी ज़्यादा है, S की एनर्जी कम है। तो S में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा इन कंपैरिजन टू P। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ हाईएस्ट व्हेन इलेक्ट्रॉन एड्स टू S ऑर्बिटल followed by p orbital, followed by d orbital, followed by f orbital. So these were the factors that affect electron affinity. Now let's discuss the trends of electron affinity in the periodic table. So first discuss करते हैं the trend of electron affinity down the group. जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो व्हाट इम्पॉर्टेंट चेंज अकर्स कि हमारे पास एटम्स का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता जाता है। जब साइज़ इंक्रीज़ करता है सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि बड़े एटम्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है इन कंपैरिजन टू स्मॉलर एटम्स। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। सो डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या चेंज आएगी, एटम्स का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करेगा और इंक्रीज़ इन साइज़ की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। नाउ यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है। सो दिस इज़ पीरियड 1 जिसमें हाइड्रोजन हीलियम है, दिस इज़ पीरियड 2 जिसमें लिथियम से नियॉन तक हैं एलिमेंट्स, एंड दिस इज़ पीरियड 3 जिसमें सोडियम से आर्गॉन तक हैं एलिमेंट्स। नाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड कुछ यूँ है कि फर्स्ट पीरियड की, यहाँ पे मैं पीरियड लिखता हूँ, फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है दैट इज़ हाई। नीचे जाते हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करती है, डिक्रीज़। तो सेकंड वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट वालों से कम होगी। लेकिन
सेकंड वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड वालों से भी कम है, देन थर्ड वालों की फोर्थ वालों से कम है, सॉरी ज़्यादा है, फिफ्थ वालों की फोर्थ वालों से कम है और फोर्थ वालों की फिफ्थ से ज़्यादा है, देन सिक्स्थ वाले एंड देन सेवन्थ वाले। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स की, देन है थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की, देन है सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की, देन फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स की, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ एंड देन सेवन्थ। तो जैसे जैसे हम पीरियड्स में नीचे नीचे जाते जा रहे हैं, पीरियड नंबर इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ होती जा रही है। नाउ यहाँ पे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन आ रही है कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम है इन कंपैरिजन टू थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। इसके लिए हम कंपेयर करते हैं सेकंड पीरियड से फ्लोरीन और थर्ड पीरियड से क्लोरीन, और सेकंड पीरियड से ऑक्सीजन और थर्ड पीरियड से सल्फ़र को। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है -322 किलो जाउल पर मोल, जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है -349 किलो जाउल पर मोल। इसका मतलब है कि क्लोरीन के केस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है इसके लास्ट शेल में इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। या अगर हम ऑक्सीजन और सल्फ़र को कंपेयर करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है -141, जबकि सल्फ़र की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है -200। इसका मतलब है कि सल्फ़र के एटम में जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो मोर एनर्जी इज़ बीइंग रिलीज्ड, और ऑक्सीजन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो लेस एनर्जी इज़ बीइंग रिलीज्ड। नाउ इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अगर हम साइज़ को देखें तो फ्लोरीन का साइज़ एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा छोटा है, जबकि क्लोरीन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। अब इससे नुकसान क्या होता है? हालांकि साइज़ छोटा हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर साइज़ बहुत ही छोटा हो तो फ्लोरीन के लास्ट शेल में कि अब हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो जब साइज़ बहुत ही छोटा हो तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बहुत छोटे रीजन में हैं, तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? काफ़ी स्ट्रॉन्गली रिपेल करेंगे। जबकि क्लोरीन का साइज़ छोटा है लेकिन इतना छोटा नहीं है, तो हमारे पास क्लोरीन के लास्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा रिपेल नहीं करेंगे जितना छोटे से साइज़ में फ्लोरीन करेगा। तो इसलिए सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स से थोड़ी सी कम है। नाउ अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलोंग द पीरियड कैसे चेंज होती है। नाउ सबसे पहले अलोंग द पीरियड हमें पता है कि एलिमेंट्स का जो साइज़ है वो होता है डिक्रीज़। तो साइज़ जब डिक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेचुरली इंक्रीज़ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब आकर एक्सेप्ट होगा। तो अलोंग द पीरियड साइज़ डिक्रीजेज एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज। दिस इज़ अ जनरल ट्रेंड। तो इस तरफ जाते हुए हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करती है? इंक्रीज़ करती है, और नीचे जाते हुए डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। नाउ पीरियड में भी एबनॉर्मल ट्रेंड्स हैं, तो हम देखते हैं सेकंड या थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स ले लेते हैं और इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ पे एक नज़र डालते हैं। ओके, now sodium belongs to group 1, magnesium belongs to group 2, aluminium to 3, silicon to 4, phosphorus to 5, sulfur to 6, chlorine to 7 and argon to group 8. Now देखते हैं कि कहाँ पे abnormal trend आ रहा है। Now along the period electron affinity should increase. Keep in mind. Now first group की है -53, मैग्नीशियम की है 230 + 230, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक भी नहीं है। तो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए फर्स्ट ग्रुप के मुकाबले में, क्योंकि अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। लेकिन यहाँ पे सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट ग्रुप से क्या है? कम है। तो यहाँ पे आ गया एबनॉर्मल ट्रेंड।
नाउ थर्ड ग्रुप है एलुमिनियम, तो इसकी मैग्नीशियम से ज़्यादा है, 230 से हम -50 पे आ गए हैं, एनर्जी रिलीज़ हो रही है। सो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। देन हमारे पास फोर्थ में सिलिकॉन है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मज़ीद ज़्यादा है। नाउ ये जो हमारे पास फिफ्थ ग्रुप है फॉस्फोरस, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट से कम है। अब सिलिकॉन रिलीज़ कर रहा है -120 और फॉस्फोरस रिलीज़ कर रहा है -74, यानी सिलिकॉन फॉस्फोरस से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। तो ये जो फोर्थ ग्रुप है यहाँ पर भी हमारे पास फिफ्थ ग्रुप है, यहाँ पर भी हमारे पास एबनॉर्मल ट्रेंड आ गया। देन सिक्स ग्रुप में सल्फ़र है, ये मज़ीद ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, सो इट इज़ नॉर्मल। सेवन्थ में क्लोरीन है, ये मज़ीद ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, सो इट इज़ ऑल्सो नॉर्मल। जबकि एट्थ ग्रुप में आर्गॉन है, जो फिर अगेन जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, एंडोथर्मिक है, और ये सेवन्थ से कम एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, तो यहाँ पर भी एबनॉर्मल ट्रेंड आ गया। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड, लेकिन सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट ग्रुप से ज़्यादा होने की बजाय कम है। फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फोर्थ ग्रुप से ज़्यादा होने की बजाय कम है, और एट्थ ग्रुप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेवन्थ वालों से ज़्यादा होने की बजाय कम है। सो दीज थ्री ग्रुप्स आर इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शंस कि जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ एक्सपेक्टेशन से क्या है, कम है। अब ऐसा क्यों है, लेट्स डिस्कस। सेकेंड ग्रुप में हमारे पास कन्फिग्रेशन क्या है, S2। तो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स की कन्फिग्रेशन है S2। अब अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा तो वो S ऑर्बिटल में नहीं आएगा, P ऑर्बिटल के अंदर आएगा। और अभी हमने फैक्टर्स में डिस्कस किया है कि जब एक इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में आता है तो वो कम एनर्जी रिलीज़ करता है। तो सेकेंड ग्रुप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसलिए कम है कि इसकी कन्फिग्रेशन में S ऑर्बिटल फुल है, आने वाला इलेक्ट्रॉन P में आ रहा है, तो P में जब कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो वो कम एनर्जी रिलीज़ करता है। इसलिए सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स से कम है। देन आते हैं फिफ्थ ग्रुप पे। तो फिफ्थ ग्रुप का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है S2p3। नाउ हमें पता है कि p ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन्स पे फुल हो जाता है और 3 इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, ये हाफ फिल्ड होता है। तो जब ये हाफ फिल्ड होगा तो हमारे पास ये क्या होगा, स्टेबल। तो अब हमारे पास जो फिफ्थ ग्रुप की कन्फिग्रेशन है दैट इज़ स्टेबल। तो अगर इसके अंदर एक मज़ीद इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये इसको P3 से कर देगा P4। तो P4 कन्फिग्रेशन स्टेबल नहीं है, तो इसलिए फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स की कोशिश है कि इनमें इलेक्ट्रॉन ना आए और इनकी जो हाफ फिल्ड शेल की वजह से स्टेबिलिटी है वो बराबर रहे, वो बरकरार रहे। इसलिए फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कम टेंडेंसी रखते हैं, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो फोर्थ ग्रुप से कम होगी। देन एट्थ ग्रुप का एवरीवन नोज कि एट्थ ग्रुप का जो शेल है वो कंप्लीट है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में आएगा जो कि न्यूक्लियस से दूर होगा, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। और सेकेंडली शेल कंप्लीट है, शेल कंप्लीट होने की वजह से ये स्टेबल भी हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखते। तो इस वजह से हमारे पास जो एट्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सपेक्टेशन से कम होगी। एक पूरे पीरियड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें मिलती है सेवेंथ ग्रुप के एलिमेंट्स में।